हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और ये इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 27 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट सीरीज जो है ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है आपके दृष्टि आईएएस और जीएस वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित किए गए इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक अच्छे बेहतर ढंग से और एक अच्छे स्तर तक जो है पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी ना हो और ये ना लगे कि ये क्वेश्चंस नए हैं, ये क्वेश्चंस हमने कभी पढ़े ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छे जो है अच्छा से अच्छा तैयारी करिए। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं और यह विद्वान दिए गए हैं। कौन सा सिद्धांत किस विद्वान दिया गया था उससे जो है आपको सुमेलित करना है। निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह लाप्लांस द्वारा दिया गया था। वायव्य राशि सिद्धांत जो है यह कांट ने दिया था। ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत दिया गया था चैम्बरलिन और मोल्टेन द्वारा। ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत जीन्स और जैफरीज द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। डी जो है इसका सही आंसर है। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो गलत है उसको आपको चयन करना है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। प्रारंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान जो है तापमान और घनत्व शून्य था। आयतन ज़्यादा था और तापमान घनत्व शून्य था। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है इसमें गलत है, क्योंकि बिग बैंग सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत है। मतलब एक सिंथेटिकल जो है यह इस सिद्धांत को माना जाता है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकांकी रूप में संगठित थे, जिसका आयतन अति निम्न और तापमान और घनत्व जो है वह अनंत था। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि शून्य था। एकांकी पिंड के विस्फोट से जो पदार्थ निकला था उससे ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं किसके किसके मध्य भीतरी ग्रह पाए जाते हैं? भीतरी ग्रह जो है यह है आपके सूर्य और क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, बेल्ट है, उसके मध्य जो है भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। ग्रह जो है दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, जिसमें से आपके सूर्य से लेकर के क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति या क्षुद्र ग्रह के बाद जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है या भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, और इसके बाद की जो ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? किससे जो है भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन माना जाता है? ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो मैग्मा या पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो लावा का उद्गार होता है, उससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या पदार्थ हैं, उनका घनत्व कैसा होगा या किस मात्रा में यह होंगे। तो इसका जो प्रत्यक्ष जानकारी का साधन है वह आपका ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव है? इसमें पूछ रहा है भूकंप का प्रभाव क्या है? धरातली विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, यह तीनों जो है भूकंप के प्रभाव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम होती है। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो एक न तो दो, दोनों जो है मतलब पूछ रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, भूकंप देखिए, भूपर्पटी जो है यह ठोस पृथ्वी का बाह्य भाग है। महासागरों के नीचे की जो औसत मोटाई है वो 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। और भूपर्पटी ऊपरी मेंटल मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं, और जिसकी मोटाई 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल जो है यह दोनों मिल करके भूपर्पटी का निर्माण करते हैं, जिनकी मोटाई जो है 100 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है?
ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें जो है तिब्बत है, बांग्लादेश है, भारत है और भूटान है। इसके अंतर्गत आपका भूटान जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र या कह सकते हैं उसके अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि तिब्बत, बांग्लादेश और भूटान जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र या अपवाद क्षेत्र में आते हैं। तिब्बत से निकलने वाली जो यारलुंग जांगबी नदी है, इसको ही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी जो है ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भी पूछ लेता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो तिब्बत पठार में जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है उस ग्लेशियर को चेमा युंग डुंग ग्लेशियर कहा जाता है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आइसोनेफ रेखा क्या है। आइसोनेफ रेखा जो है यह पूछ रहा है इसके बारे में। यह मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम आइसोनेफ रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेघाच्छादन क्षेत्र ये है जहाँ पे मेघ बहुत है, एक यह है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी को हम लोग आइसोनेफ रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। अर्ध आध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, दोनों सही हैं। देखिए क्या है कि आध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वह प्रत्यक्ष रूप से देश का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। जबकि अर्ध आध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दोनों का जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथन को आपको मिलान करना है, मतलब कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए जो है वह सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है वह एकल है, या कह सकते हैं कि एकहरी न्यायिक व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। यहाँ पे राज्य का अलग न्यायालय नहीं है, केंद्र का अलग नहीं है। ठीक है, मतलब ये केस या कह सकते हैं कि जो अपराध होते हैं उसके या फिर से जो एफआईआर वगैरह जो भी किए जाते हैं न्यायालय में उसके अकॉर्डिंग वह किस स्तर का है। यदि जिला स्तर का है तो उसकी सुनवाई जिला न्यायालय में होती है, या उससे अगर अधिक संदिग्ध है तो उसकी सुनवाई जो है हाई कोर्ट में होती है। और यदि किसी मौलिक अधिकार का मामला हो या फिर से केंद्र राज्य संबंध का मामला हो तो उसकी सुनवाई जो है केंद्र या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु उपाय कौन कौन से हैं। इसके जो उपाय हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की व्यवस्था, यह तीनों जो है सही है। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार से आशय है आपके देश के समस्त वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। जो वर्तमान समय में जिनकी आयु जो है 18 वर्ष हो गई है वह सभी अगर भारतीय नागरिक है तो वो चुनाव डाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुनाव देने में सक्षम है या फिर से उसकी चुनाव देने के जो एक योग्यता है अगर उसको वो फुलफिल करते हैं तो वो चुनाव वोट डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होता है। ऑप्शन सी जो है यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उदारवादी अर्थव्यवस्था जो है यह एडम स्मिथ के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी व स्वतंत्र होती है, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। और यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनके आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है।
बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है और इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का वितरण विभिन्न व्यक्तियों के बीच उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया जाता है। अधिकांश वितरण इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, अर्थात जो व्यक्ति कोई भी वस्तु या सेवा जितनी परचेज करने की उसकी क्षमता है उस आधार पर जो है वस्तुओं सेवाओं का वितरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। स्वतंत्रता पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई थी क्योंकि कुछ लोगों के पास भूमि का बहुत बड़ा मालिकाना अधिकार था और कुछ लोग भूमि से वंचित थे। तो जो भूमि से वंचित हैं उन्हें भी कुछ भूमि आवंटित करने के उद्देश्य से जिनके पास भूमि का बहुत बड़ी मात्रा थी उनसे कुछ भूमि लेकर के जिनके पास भूमि नहीं है उनको आवंटित किया जाता था। और उस समय क्या था कि भूमि जो होती थी वो संपत्ति क्या है कि मौलिक अधिकार थी और इसी को जो है प्राप्त करने के लिए जो पहला संविधान संशोधन है जो भूमि सुधार से संबंधित है वह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर है, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की क्षमता को बढ़ाना है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य क्या है? सांकेतिक सिक्के से तात्पर्य है वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक हो। जैसे मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, तो इसका इस धातु का जो वजन है इसका जो मूल्य होगा वह हमेशा जो इसका सांकेतिक मूल्य है अर्थात 1 रुपया वह हमेशा इससे कम होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर यह सिक्का जो है इसका वजन उतना हो कि इसका अगर हम तौल करके किलो के हिसाब से इसको अगर हम बेचें तो इसे 1 रुपये से अधिक प्राप्त होगा, तो हम इसे ऐसे सांकेतिक मुद्रा के रूप में क्यों प्रयोग करेंगे? इससे अच्छा यही नहीं होगा कि हम इसे किलो के हिसाब से बेच दें, क्योंकि जब किलो के हिसाब से बेचेंगे तब हमें उससे ज़्यादा मात्रा में पैसे की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए जो है इसको जो है ना इसका जो सांकेतिक मूल्य है वह इसके वजन के मूल्य से अधिक रखा जाता है। ठीक है, पहले क्या था कि जो 1 रुपये का बड़ा सिक्का आता था उससे 5-6 ब्लेड बन जाते थे, तो उसे जो है चलन के रूप में या कह सकते हैं कि कुछ खरीदने परचेजिंग के रूप में उसका प्रयोग ना करके उसको काट करके गला करके ब्लेड बना करके बेचा जाता था, तो 1 रुपये में 5-6 रुपये के फायदे हो जाते थे। इसलिए उसके बाद जो क्या हुआ कि सरकार ने जो सिक्के होते हैं उनके जो सांकेतिक मूल्य हैं उसको ज़्यादा कर दिया और उनके वजन के मूल्य को कम कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है? इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई क्या है? इसकी जो इकाई होती है साथियों वो होती है बार। ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना, उपयुक्त में से कौन मानव पूंजी निर्माण की स्रोत है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जैसे शिक्षा में अगर हम निवेश करेंगे तो लोग शिक्षित होंगे तो आगे चल करके वह उनकी जो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी होगी वह कहीं बहुत बेहतर होगी। कार्यस्थल प्रशिक्षण, यदि हम प्रशिक्षित कर रहे हैं तो ही उनकी जो है उनके अंदर कौशल का विकास होगा और वह अधिक दक्षता से अपने कार्य को करेंगे। प्रवसन जो होता है जैसे गाँव से शहरों की तरफ जो प्रवसन होता है रोजगार के लिए, यह भी इसका एक घटक है। सूचना तकनीकी, यह भी जो है इसी का घटक है। ठीक है, स्वास्थ्य में जो निवेश हो गया, अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, कार्य करने की जो क्षमता है वह कहीं अधिक होगी। तो ये चारों जो है, पांचों जो हैं, यह सभी पूंजी निर्माण की स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए कथन से आपके कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफी अधिक जानकारी प्राप्त है। चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला सही है लेकिन दूसरा जो है वह गलत है। क्योंकि देखिए, चोल साम्राज्य की जो स्थापना है वह विजयालय चोल द्वारा की गई थी। राजराज और राजेंद्र प्रथम इस शासनकाल के दो महान शासक हुए थे। राजराज और राजेंद्र चोल जो हैं
यह इन्होंने अनेक स्थानों पर शिव मंदिर और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उदगिर करने का चलन इन्होंने प्रारंभ किया था, जिससे कि उनके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। और ये है कि चोल जो है, चोल के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यही वजह है कि चोलों के बारे में हमें उनके पहले के जो राजा हैं उनसे अधिक जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था? किस यात्री द्वारा भारतीय राजा को बौरा कहा गया था? अल मसूदी ने भारतीय राजाओं को बौरा कहा था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। पता है इसका सही आंसर क्या है? पहला जो है सही है, जबकि दूसरा जो है वह गलत है, क्योंकि प्रतिहार राजा भोज विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, और उनके कुछ सिक्कों पर आदिवराह शब्द का उत्कीर्ण भी मिलता है। लेकिन जो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण है, यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, जबकि यह क्या कह रहा है कि अमोघ वर्ष द्वारा कराया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, राष्ट्रकूट फर्स्ट द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। यह पत्रिका किस भाषा में छापी जाती थी? इस पत्रिका का जो संपादन है वह मराठी भाषा में किया जाता था। ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उससे आपको चयन करना है। यह मध्यकालीन कवि हैं और यह इनकी रचनाएं हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जो है इनकी रचना क्या है? चंदायन। अमीर खुसरो की रचना है आशिका। सोमनाथ ने राग विबोध की रचना की थी। तीनों जो है वह सही हैं। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जवाबित का सही आशय क्या था? जवाबित का सही आशय था, शरिया के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियमों को जवाबित कहा जाता था। ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। किस समय? दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में। तो याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किससे हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो अंत हुआ था वह सालबाई की संधि 1782 द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला था, जो सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुई थी। नेक्स्ट, यह कुछ संस्था दिए गए हैं और यह संबंधित इनसे व्यक्ति दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा सही है। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है साथियों वह किसके द्वारा की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है साथियों वह की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। जबकि इसमें क्या दिया है? जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये जो है गलत है। ठीक है, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोजा मेहता। ए बी और डी सही है, जबकि सी जो है गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपकी दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में 3-4 लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, जिसमें प्रमुख रूप से फिरोज शाह मेहता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें और लोग शामिल थे, केटी तेलंग थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और फिरोज शाह मेहता थे। और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वह कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1870 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा 1876 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी जाती है? गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित क्या है? प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी या शांति एवं स्थायित्व। बताइए इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, प्रतिकूल जलवायु से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन करते हैं, और प्राकृतिक यदि विपदाएं आपदाएं आ जाए तो भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते हैं, और बेरोजगारी की वजह से भी बड़ी मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि अगर शांति हो, अस्थायित्व हो, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे? क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं, सारी ज़रूरतें जो है वहीं पे पूरी हो जा रही हैं। तो यह जो है पलायन का जो कारक है वह चौथा नहीं होगा, जबकि 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह शहर दिया गया है और यह झील दिया गया है। कौन सा शहर किस झील के तट पर स्थित है, इससे आपको बताना है कि कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। टोरंटो जो है ओंटेरियो झील के निकट है, शिकागो मिशिगन झील के निकट है, डुलूथ किस झील के निकट है? यह सुपीरियर के निकट है, जबकि डेट्रायट जो है यह ह्यूरॉन झील के निकट नहीं है। ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेट्रायट जो है यह किस झील के निकट स्थित है? डेट्रायट आपके ईरी झील के निकट है। ठीक है, डेट्रायट ईरी झील के निकट है। नेक्स्ट देखिए, ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ओपिसोमीटर का जो प्रयोग है वह दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित है? बताइए, चीता, कजान या मॉस्को? इस तरह का क्वेश्चन यूपी पीसीएस में एक बार पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। कौन जो है पार साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित है? चीता, कजान या मॉस्को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह तीनों है। चीता भी है, कजान भी है और मॉस्को भी है। पार साइबेरियन रेलमार्ग जो है यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। और इसके अंतर्गत कितने स्टेशन शामिल हैं? एक मॉस्को है, कजान है, ट्यूमिन है, चीता है और खबरोवस्क है। यहाँ से होते हुए यह जाता है। नीचे दिए गए कथनों पे कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय समुद्र मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग या दक्षिणी प्रशांत समुद्र मार्ग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को बृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है साथियों आपके बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग। ठीक है, जो मैक्सिको और अमेरिका के मध्य है, तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, कामेकॉन पाइपलाइन जो है यह पूर्व सोवियत संघ में स्थित है, और नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है रूस के ब्योबार्ग से जर्मनी के ग्रिप्सवेल्ड को जोड़ने वाली यह पाइपलाइन है, जिसे हाल ही में यूक्रेन द्वारा बम मार करके ध्वस्त कर दिया गया था। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है रूस और किसके मध्य है? जर्मनी के मध्य है। और मैक्सिको और अमेरिका के मध्य बिग इंच पाइपलाइन है। कॉमेकॉन पाइपलाइन जो है यह किसके मध्य है? यह कॉमेकॉन पाइपलाइन जो है पूर्वी संघ अर्थात पूर्वी जो रूस है उसके मध्य है, वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? भूमि की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? इसके उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कथन कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। प्लासी युद्ध विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। पता है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो है सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें जो है गलत पूछ रहा है। इस युद्ध में टिप्पू सुल्तान मारा गया था, सही है। यह युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों और टिप्पू सुल्तान के मध्य लड़ा गया था, यह भी सही है। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस युद्ध की विजय के बाद
अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यह जो है गलत है। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल वेलेजली था, यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी जो है वह गलत है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था, पराजित हुआ और मारा गया था। इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा मैसूर की गद्दी को पुराने जो अडयार वंश के शासक थे उनको सौंप दिया गया था, न कि अंग्रेजी साम्राज्य में इसको मिलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सिंध का विलय पूछ रहा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सिंध का विलय जो है 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा किया गया था, सही है। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में डलहौजी के समय, यह भी सही है। नागपुर का विलय भी आपके डलहौजी के समय में हुआ था। अवध का विलय 1848, यह गलत है, क्योंकि अवध का जो विलय है साथियों, यह 1848 में नहीं हुआ था। अवध का विलय जो है 1856 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो ए, बी और सी सही है, जबकि डी गलत है। नेक्स्ट, ये कुछ संस्था दिए गए हैं और यह स्थापना वर्ष दिया गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, उससे आपको सुमेलित करना है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। वेद और देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में की थी। ठीक है, जिसमें से आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और सी धारालू नायडू द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। और देव समाज की स्थापना जो है साथियों वह शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है? महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है। ऑप्शन ए जो सही है, कंबन इसके लिए विख्यात नहीं है, जबकि नन्नय, टिक्कन और एरन्नन ये जो है तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। किसके? महाभारत के। नेक्स्ट देखिए, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी? बताइए। बाल गंगाधर तिलक का निधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना, या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार है वो? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट का विधेयक पास होना। ठीक है, रॉलेट एक्ट का जो विधेयक है वह मार्च 1919 में पास हुआ था। मार्च 1919 में पास हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है यह कब हुआ था? वह अप्रैल 1919 में हुआ था। यह कब? मार्च 1919 में पास हुआ था, और यह जो है अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन है इसका आयोजन किया गया था दिसंबर 1919 में। दिसंबर 1919 में। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई थी यह 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जिस दिन उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो डेट भी याद रखिएगा, और कौन पहले कौन बाद में हुआ था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन के मध्य जो समझौता हुआ था वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के ऊपर होती है। पता है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सही है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? मतदाता सूची का निर्माण तथा उसका रखरखाव करना, यह तो किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, आचार संहिता का निर्माण करना। ए, बी और डी सही है, जबकि सी गलत है, क्योंकि चुनाव की जो अधिसूचना जारी होती है यह किसके द्वारा जारी होती है? चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है आपके राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चुनाव की अधिसूचना जो है यह राष्ट्रपति द्वारा जारी होती है, जबकि मतदाता सूची का निर्माण करना, उसका रखरखाव करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और आचार संहिता का निर्माण करना, ये सभी काम जो है वह चुनाव आयोग के हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? उनकी संख्या जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके कुछ राज्य जो है इसके अपवाद हैं जहाँ पे 40 से कम सदस्य हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने हेतु महान्यायवादी के पद पर किस वैसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? उसके पास योग्यताएं होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता जिस व्यक्ति के पास होती है उसे राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। और इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? थोड़ा अगर मान लीजिए इसे कॉमन सेंस आप लगाते हैं, अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों होता? अगर क्लोरोफिल हो तो पाया जाता तो पौधों की तरह ही अपना भोजन स्वयं बना लेते। या तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता होगा या तो ये दूसरों पे निर्भर होते होंगे, दोनों जो साथ साथ तो हो नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण जो है यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया गया है, आपको जो है सही आंसर का चयन करना है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की, या कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह चालन द्वारा, संवहन द्वारा और विकिरण द्वारा होता है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा, द्रव और गैसों में ऊष्मा जो है वह संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें जाइलम कहाँ पाया जाता है? जाइलम जो है जलों के परिवहन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। और मूल रोम जो है यह क्या करता है? ये जल का अवशोषण करता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रंध्र द्वारा जो है वह वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक क्या है? मानव गुर्दे में या जो पथरी पाई जाती है वह किसकी बनी होती है? यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह विटामिन दिया गया है और यह इसकी कमी से होने वाला रोग दिया गया है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है उसे आपको सुमेलित करना है। विटामिन B6 की कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन B12 से रुधिर क्षीणता होती है। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति में कमजोरी आती है। और विटामिन A की कमी से स्कर्वी होता है। ये ऑप्शन डी जो है यह गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। क्योंकि जो स्कर्वी रोग है यह विटामिन सी की कमी से होती है, न कि विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन जो है यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? औद्योगिकरण में वृद्धि, जल संसाधन का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या या अत्यधिक वर्षा। इसमें जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका प्रचलन जो है 1999 से हो रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला सही है जबकि दूसरा जो है गलत है, क्योंकि जो इसका प्रचलन या स्थापना है वह 1995 से हो रहा है, न कि 1999 से। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? या फसल दिए गए हैं या जीवाणु दिया गया है? सोयाबीन में राइजोबियम जैपेनिकम पाया जाता है। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम पाया जाता है। जलीय फर्न में एनाबिना एजोली, लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोती।
यह तीनों जो है सही रूप से सुमेलित है, ऑप्शन ए सही है। आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहा जाता है? स्वप्रेरित विकास की अवस्था किसे कहा जाता है? परिपक्वता की अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। गंगा ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों के जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन एक गुजरात में स्थित प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? मेहसाणा, नौगांव, मोरान या लुनेज? पता है इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी मोरान जो है यह गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोरान जो है यह असम में पाया जाता है। असम का प्रमुख तेल क्षेत्र है, जबकि मेहसाणा, नवागाम और लुधियाना यह गुजरात में है। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के कुछ भागों में भौमजल स्तर के नीचे होने के निम्नलिखित में से एक के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। किसके संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? आर्सेनिक के, ऑप्शन ए सही है। वेम्बनाड कायाल जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, यह किसके मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन एक पतन अवस्थित है? वेम्बनाड के मुहाने पर कौन सा पतन स्थित है? इसके मुहाने पर जो है कोच्चि स्थित है, ऑप्शन सी सही है। जीडीपी डिफ्लेटर का संबंध किससे है? जीडीपी डिफ्लेटर का संबंध है वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य व्यवहार से, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मलेरिया प्रोटोजोआ जनित, एथलीट फूट कृमि जनित, निमोनिया जीवाणु, रेबीज विषाणु। पता है कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी जो है सही सुमेलित नहीं है। एथलीट फूट जो होता है वह कृमि जनन से नहीं होता है, यह किससे होता है? कवक द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन जो है साथियों यह टुंड्रा जलवायु प्रदेशों या क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? प्रक्रम, निर्गम, निवेश या फिर निर्गम निवेश प्रक्रम? पता है इसका सही आंसर क्या है? निवेश, सबसे पहले निवेश किया जाता है, फिर प्रक्रम, फिर निर्गत, ऑप्शन डी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? किस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि या जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, उसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले काटा जाता है, काटने के बाद फिर जलाया जाता है, फिर उसके बाद कृषि की जाती है। फिर जब उस मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर वहाँ से कहीं और जा करके वहाँ पे यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम पालन, विटीकल्चर अंगूर पालन। बताइए कौन सही सुमेलित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है? बताइए किसका संबंध है? यह संबंध जो है साथियों वो एनोस्मिया से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एनोस्मिया की कमी से जो गंध की शक्ति है वह कमजोर हो जाती है। और इम्फाइसीमा की एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है। स्लीप एपनिया जो है यह निद्रा से संबंधित बीमारी है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है। नेक्स्ट यह योजनाएं दी गई हैं और यह इसका वर्ष दिया गया है, तो कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत जो है 2007 में की गई थी। इसका जो सही सुमेलन नहीं है वो है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन की जो शुरुआत है वह 2004 में की गई थी, न कि 2008 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ साथियों, शाम को तैयार रहिएगा, जो घटना सार का जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि अभी जो वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर डिस्कस किया जा रहा है, उसका वीडियो शाम को अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग उसे देखना ना भूलें, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए धन्यवाद।